छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 भारत के इतिहास के महानतम योद्धाओं और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में हिंदवी स्वराज यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना कर एक नई शक्ति का निर्माण किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ, जिसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से एक आदर्श और प्रगतिशील शासन स्थापित किया। वे युद्ध कला के महान विशेषज्ञ थे और उन्होंने छापामार युद्ध नीति गोरिल्ला वॉरफेयर को एक नई दिशा दी, जिसे आज भी उनकी अद्वितीय रणनीति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय हिंदू शासन परंपराओं और दरबारी संस्कृति को पुनर्जीवित किया तथा मराठी और संस्कृत भाषाओं को राजकार्य में प्रमुख स्थान दिया। शिवाजी महाराज न केवल एक महान शासक थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता चेतना के प्रेरणा स्रोत भी बने। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए शिवाजी महाराज जयंती उत्सव की शुरुआत की, जिससे उनके विचार और आदर्श जनवरी से जनवरी तक पहुंचे। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राजे भोसले अहमदनगर सल्तनत के एक प्रतिष्ठित सेनापति थे और पुणे, चाकण तथा इंदापुर के देशमुख थे। उनके पुत्र शाहजी राजे भोसले भी बीजापुर सल्तनत के दरबार में एक प्रभावशाली और कुशल राजनेता थे। शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी राजे और माता जिजाबाई के घर हुआ, जिनकी महान शिक्षा और संस्कारों ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत और कुशल योद्धा थे, जबकि उनकी माता जिजाबाई जाधवराव कुल की अत्यंत धर्मपरायण, बुद्धिमान और दूरदर्शी महिला थी। शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे अधिकतर समय अपने पिता के साथ रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र व्यंकोजी राजे हुआ। शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में उनके माता पिता का गहरा प्रभाव था, विशेष रूप से उनकी माता जिजाबाई का। उनका बचपन माता के स्नेह और मार्गदर्शन में बीता, जहां उन्हें धर्म, नीति, साहस और स्वाभिमान की शिक्षा मिली। उन्होंने कम उम्र में ही राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने आसपास के हालात और घटनाओं को वे गहराई से समझने लगे थे। उनके भीतर स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती जा रही थी। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों का एक समूह भी तैयार किया। माता जिजाबाई की धार्मिकता, आदर्शों और उच्च संस्कारों ने शिवाजी महाराज के जीवन को एक महान दिशा दी, जिसने आगे चलकर उन्हें एक महान योद्धा और आदर्श शासक बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को पुणे के लाल महल में सईबाई निंबालकर के साथ हुआ था। सईबाई उनकी पहली और प्रमुख पत्नी थी और वे उनके उत्तराधिकारी संभाजी महाराज की माता भी थी। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कुल 8 विवाह किए। इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने मराठा सरदारों को एकजुट कर एक सशक्त राजनीतिक आधार तैयार किया। उस समय बीजापुर का राज्य आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में किसी साम्राज्य की सेवा करने के बजाय शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र मार्ग अपनाया और मावल क्षेत्र के वीर युवाओं को संगठित करना शुरू किया। मावल क्षेत्र पश्चिमी घाट में स्थित एक कठिन और पहाड़ी इलाका था, जहां के लोग संघर्षशील जीवन के कारण स्वाभाविक रूप से कुशल योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों को एकजुट कर मावला नाम दिया और उन्हें एक मजबूत सेना में परिवर्तित किया। उन्होंने न केवल इन लोगों का विश्वास जीता, बल्कि उनके क्षेत्र और परिस्थितियों को भी भली भांति समझा। मावल युवकों के सहयोग से उन्होंने दुर्ग निर्माण और सैन्य संगठन का कार्य शुरू किया। मावलों का साथ शिवाजी महाराज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ।
जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का समर्थन था। इसी दौरान बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की बीमारी और राज्य में फैली अराजकता ने शिवाजी महाराज को एक सुनहरा अवसर दिया। उन्होंने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बीजापुर के किलों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने रोहिदेश्वर किले से की, जो उनकी सैन्य सफलता की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य की नींव दुर्गों पर अधिकार स्थापित करके रखी। उनका पहला विजय प्राप्त किला रोहिदेश्वर था। इसके बाद उन्होंने पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित तोरना किले पर कब्जा किया। इस किले को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, आदिल शाह के दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया और बेहतर प्रस्ताव देकर किले का अधिकार हासिल किया। तोरना किले में मिली संपत्ति का उपयोग उन्होंने उसकी सुरक्षा को मजबूत करने और सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किया। इसके बाद उन्होंने पास ही स्थित राजगढ़ किले पर भी अधिकार कर लिया, जो आगे चलकर उनकी राजधानी बना। शिवाजी महाराज के इस तेजी से बढ़ते प्रभाव से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह चिंतित हो गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रित करने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों का प्रबंधन स्वयं संभाल लिया और बीजापुर को दिया जाने वाला लगान भी बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन और कोंढाना जैसे महत्वपूर्ण किलों पर भी विजय प्राप्त की। इससे चिंतित होकर आदिल शाह ने मुगल साम्राज्य के सहयोग से मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने रणनीति के तहत शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा कर लिया और पुरंदर किले को ध्वस्त कर दिया। इस परिस्थिति में शिवाजी महाराज को संधि करनी पड़ी और शर्तों के अनुसार अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह के पास भेजना पड़ा। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे ने कोंढाना किले को पुनः जीतने का साहसिक अभियान चलाया। इस युद्ध में उन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता के सम्मान में कोंढाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया, जो आज भी उनकी शौर्य गाथा का प्रतीक है। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीर मिली हुई थी और सूपा का किला उनके संबंधी बाजी मोहिते के अधीन था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए रात के समय सूपा किले पर अचानक आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। बाजी मोहिते को उन्होंने कर्नाटक में शाहजी राजे के पास भेज दिया, जबकि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा शिवाजी महाराज की सेना में शामिल हो गया। इसी दौरान पुरंदर किले के किलेदार की मृत्यु हो गई, जिससे उत्तराधिकार को लेकर उसके तीनों बेटों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे। उन्होंने कूटनीति का उपयोग करते हुए तीनों भाइयों को बंदी बना लिया और इस प्रकार पुरंदर किले पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1647 ईस्वी तक शिवाजी महाराज चाकन से लेकर नीरा तक के विस्तृत क्षेत्र के शासक बन चुके थे। उनकी बढ़ती सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल ने उन्हें अब मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए एक शक्तिशाली अश्वारोही सेना का गठन किया और आबाजी सोनदेव के नेतृत्व में कोंकण क्षेत्र पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। इस अभियान में आबाजी ने कोंकण सहित 9 महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की। इसके अतिरिक्त ताला, मोसमाला और रायटी जैसे किले भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए। इन विजयों से प्राप्त संपत्ति को सुरक्षित रूप से रायगढ़ किले में रखा गया, जिससे उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। शिवाजी महाराज ने अपनी उदारता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने कोलाबा की ओर रुख किया और वहां के स्थानीय शासकों को विदेशी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और राष्ट्र निर्माता भी थे, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की।
शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और लगातार सफल अभियानों से बीजापुर का सुल्तान पहले ही चिंतित और क्रोधित था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। उस समय शाहजी राजे कर्नाटक में थे, जहां उन्हें उनके ही एक विश्वासघाती सहयोगी बाजी घोरपड़े ने छलपूर्वक गिरफ्तार कर बीजापुर दरबार में प्रस्तुत कर दिया। उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह की सेवा में जाने का प्रयास किया था, जो आदिल शाह का शत्रु माना जाता था। बीजापुर के दो प्रभावशाली सरदारों की मध्यस्थता के बाद अंततः शाहजी राजे को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे शिवाजी महाराज की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेंगे। पिता की इस स्थिति को देखते हुए शिवाजी महाराज ने संयम और दूरदर्शिता का परिचय दिया। अगले 4 वर्षों तक उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया। इस समय का उपयोग उन्होंने अपनी सेना को और अधिक मजबूत, संगठित और अनुशासित बनाने में किया, जिससे आगे चलकर वे और भी प्रभावशाली रूप से अपने अभियानों को अंजाम दे सके। शाहजी राजे की मुक्ति की शर्तों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के क्षेत्रों पर सीधे आक्रमण नहीं किया, लेकिन उन्होंने दक्षिण पश्चिम दिशा में अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास जारी रखा। इस मार्ग में जावली का राज्य एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। यह क्षेत्र सातारा के उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित था। जावली का शासक चंद्रराव मौर्य था, जिसे ये जागीर पहले शिवाजी महाराज की ओर से ही प्राप्त हुई थी। शिवाजी महाराज ने उसे स्वराज्य में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने बीजापुर के सुल्तान का साथ चुना। स्थिति को देखते हुए सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मौर्य और उसके पुत्रों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंततः वे पराजित होकर बंदी बना लिए गए। हालांकि चंद्रराव किसी तरह भागने में सफल रहा। इस घटना से स्थानीय लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने नेतृत्व और रणनीति से इस विद्रोह को शांत कर दिया। जावली विजय के बाद शिवाजी महाराज को वहां संचित अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति और अधिक सुदृढ़ हो गई। इसी अभियान के दौरान कई वीर मावल सैनिक, विशेष रूप से मुरारबाजी देशपांडे, शिवाजी महाराज की सेना में शामिल हुए। इस विजय ने उनके स्वराज्य को और अधिक मजबूत आधार प्रदान किया और भविष्य के अभियानों के लिए नई ऊर्जा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने 2 बड़े शत्रु थे, बीजापुर और मुगल साम्राज्य। उस समय मुगल शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी बीच 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिससे पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसी एक पक्ष का साथ देने के बजाय अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई। उन्होंने सीधे औरंगजेब की शक्ति को चुनौती देते हुए मुगल क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। शिवाजी महाराज की सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर बड़ी मात्रा में धन संपत्ति और लगभग 200 घोड़े हासिल किए। इसके बाद अहमदनगर से 700 घोड़े और 4 हाथी प्राप्त किए। साथ ही गुंडा और रैसिन जैसे दुर्गों पर भी कब्जा कर लिया। इन साहसिक कार्रवाइयों से औरंगजेब क्रोधित हो उठा और शिवाजी महाराज के साथ चल रही मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। इसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली। इसी दौरान शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब उत्तर भारत की ओर बढ़ा और अंततः अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर मुगल साम्राज्य का सम्राट बन बैठा। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई, साहस और स्वतंत्र नीति के बल पर न केवल दुश्मनों का सामना किया, बल्कि अपनी शक्ति और प्रभाव को भी लगातार बढ़ाते रहे। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अभियानों को और तेज कर दिया। उन्होंने अपने सेनापति को जंजीरा पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन जंजीरा के सिद्दियों के साथ ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और तुरंत सफलता नहीं मिल सकी।
इसके बाद स्वयं शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर आक्रमण किया। यद्यपि जंजीरा का किला पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने दक्षिण कोंकण क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथ ही उन्होंने दमन में बसे पुर्तगालियों से वार्षिक कर भी वसूल किया, जो उनकी बढ़ती शक्ति का प्रमाण था। कल्याण और भिवंडी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद शिवाजी महाराज ने वहां अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित किए। ये कदम उनके दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने समुद्री शक्ति के महत्व को समय रहते समझ लिया था। इस समय तक शिवाजी महाराज लगभग 40 दुर्गों के स्वामी बन चुके थे, जो उनके मजबूत और विस्तृत होते साम्राज्य की पहचान बन गया था। औरंगजेब के आगरा लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शाहजी राजे से पहले ही कहा गया था कि वे अपने पुत्र को नियंत्रित करें, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। आखिरकार शिवाजी महाराज का सामना करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। 1659 में अफजल खान लगभग 12,000 सैनिकों के साथ कूच करता हुआ तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ सतारा के पास वाई क्षेत्र तक पहुंच गया। शिवाजी महाराज इस दौरान प्रतापगढ़ किले में डटे रहे। अफजल खान ने संधि का प्रस्ताव भेजते हुए अपने दूत कृष्णजी भास्कर के माध्यम से संदेश दिया कि यदि शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें उनके सभी क्षेत्रों का अधिकार और दरबार में सम्मानित पद दिया जाएगा। हालांकि शिवाजी महाराज के कुछ मंत्री इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन शिवाजी को इसमें छल की गंध महसूस हुई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को सम्मानपूर्वक अपने पास रखा और अपने विश्वसनीय दूत गोपीनाथ को स्थिति की सच्चाई जानने के लिए अफजल खान के पास भेजा। जांच के बाद शिवाजी महाराज को यह स्पष्ट हो गया कि यह संधि एक षड्यंत्र है और अफजल खान उन्हें बंदी बनाने की योजना बना रहा है। तब शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से उसे संधि वार्ता के लिए तैयार किया। औरंगजेब के आगरा लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शाहजी राजे से पहले ही कहा गया था कि वे अपने पुत्र को नियंत्रित करें, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। आखिरकार शिवाजी महाराज का सामना करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। 1659 में अफजल खान लगभग 12,000 सैनिकों के साथ कूच करता हुआ तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ सतारा के पास वाई क्षेत्र तक पहुंच गया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के पास दोनों की ऐतिहासिक भेंट हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने सैनिकों को छिपाकर तैयार रखा था। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर कटियार से वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से सतर्क थे। उन्होंने अपने विशेष हथियार वाघनख, बाघ के नाखून जैसे शस्त्र से पलटवार कर अफजल खान का वध कर दिया। ये घटना न केवल शिवाजी महाराज की वीरता का प्रतीक बनी, बल्कि उनकी अद्भुत रणनीति और दूरदर्शिता का भी प्रमाण है, जिसने मराठा साम्राज्य को और अधिक सशक्त बना दिया। अफजल खान की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने सबसे पहले पन्हाला किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग भी उनके नियंत्रण में आ गए। साथ ही उन्होंने रुस्तम खान के आक्रमण को भी विफल कर अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया। इन सफलताओं के परिणाम स्वरूप राजापुर और दावुल जैसे क्षेत्रों पर भी उनका कब्जा हो गया। शिवाजी महाराज की लगातार विजय से बीजापुर में भय और अशांति का माहौल फैल गया। वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी के विरुद्ध एकजुट होकर आक्रमण करने का निर्णय लिया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना ने पन्हाला किले पर पुनः अधिकार कर लिया, जिससे शिवाजी महाराज कठिन परिस्थिति में घिर गए। लेकिन अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर उन्होंने रात के अंधेरे का लाभ उठाकर सुरक्षित निकलने में सफलता पाई। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं सेना की कमान संभाली और पन्हाला तथा पवनगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया। साथ ही राजापुर को लूट लिया गया
और श्रृंगारगढ़ के प्रमुख की हत्या कर दी गई। इसी दौरान कर्नाटक में सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर की स्थिति फिर कमजोर हो गई। इस परिस्थिति में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी महाराज के साथ समझौता करना उचित समझा। इस संधि में शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे ने महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली। इसके तहत उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक लगभग 250 किलोमीटर और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावुल तक लगभग 150 किलोमीटर का विस्तृत क्षेत्र उनके अधिकार में आ गया। इस समय तक शिवाजी महाराज की सेना भी अत्यंत सशक्त हो चुकी थी, जिसमें लगभग 30,000 पैदल सैनिक और 1,000 घुड़सवार शामिल थे। ये उनकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण था। उत्तर भारत में सत्ता संघर्ष समाप्त होने के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब का ध्यान दक्षिण भारत की ओर गया। वह छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां लगभग 1.5 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर दक्षिण में उतरा। उसने सूपा और चाकन जैसे महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया और फिर पुणे पहुंचकर 3 वर्षों तक मावल क्षेत्र में लूटपाट मचाई। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी अद्भुत रणनीति और साहस का परिचय देते हुए एक रात मात्र 350 मावला सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के शिविर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खां किसी तरह खिड़की के रास्ते भागने में सफल रहा, लेकिन इस दौरान उसकी 4 उंगलियां कट गई। इस भीषण हमले में शाइस्ता खां का पुत्र अबुल फतह, उसके कई रक्षक और अनेक मुगल सैनिक मारे गए। यह घटना मुगल सेना के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। इस अपमानजनक हार के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया और उसकी जगह अपने पुत्र शाहजादा मुअज्जम को दक्षिण भेजा। ये घटना शिवाजी महाराज की वीरता, चतुराई और गुरिल्ला युद्ध नीति की एक अद्वितीय मिसाल है, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। शाइस्ता खां पर विजय के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। पिछले 6 वर्षों में शाइस्ता खां ने अपनी विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी। इसी नुकसान की भरपाई के लिए शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर आर्थिक क्षति पहुंचाने की नीति अपनाई। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था और हज यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार भी माना जाता था। ये एक अत्यंत समृद्ध और व्यस्त बंदरगाह शहर था। 1664 में शिवाजी महाराज ने लगभग 4,000 सैनिकों के साथ सूरत पर धावा बोला और 6 दिनों तक वहां के धनी व्यापारियों से संपत्ति प्राप्त की। उन्होंने आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाता है। इस घटना का उल्लेख डच और अंग्रेज लेखकों ने भी अपने विवरणों में किया है। सूरत की इस घटना से औरंगजेब अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सूरत के प्रशासन में बदलाव करते हुए नए फौजदार की नियुक्ति की और साथ ही शिवाजी महाराज के विरुद्ध एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसने अपने विश्वसनीय सेनापति दिलेर खां और कूटनीतिक दृष्टि से कुशल राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियों और स्थानीय सामंतों के सहयोग से शिवाजी महाराज पर आक्रमण किया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज को कुछ हानि उठानी पड़ी और परिस्थिति उनके प्रतिकूल होने लगी। स्थिति को समझते हुए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और संधि का प्रस्ताव रखा। जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी महाराज ने अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और उनके पास केवल 12 दुर्ग रह गए। इन दुर्गों से लगभग 4 लाख ऊन की वार्षिक आय होती थी। इसके साथ ही उन्हें बालाघाट और कोंकण के कुछ क्षेत्र मिले, लेकिन बदले में उन्हें 40 लाख ऊन की राशि किश्तों में और हर वर्ष 5 लाख ऊन का कर देना था। इस संधि की एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी थी कि शिवाजी महाराज स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होने से मुक्त रहेंगे, लेकिन उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा देनी होगी। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी महाराज को मुगलों का साथ देना था।
ये संधि शिवाजी महाराज की व्यावहारिक सोच और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती है, जिसने आगे चलकर उनके साम्राज्य को पुनः सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने आगरा दरबार में बुलाया, लेकिन वहां उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, जिससे वे अत्यंत आक्रोशित हो उठे। उन्होंने खुले दरबार में ही अपना विरोध प्रकट किया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया और उन पर लगभग 5000 सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। औरंगजेब का इरादा उन्हें समाप्त करने का था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने अद्भुत साहस, बुद्धिमत्ता और चतुर योजना के बल पर 17 अगस्त 1666 को अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से सफलतापूर्वक पलायन कर लिया। पलायन के दौरान उन्होंने संभाजी को मथुरा में एक विश्वसनीय ब्राह्मण के पास सुरक्षित रखा और स्वयं बनारस होते हुए पुरी के मार्ग से सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। 2 सितंबर 1666 को उनके सुरक्षित लौटने से मराठा साम्राज्य में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने ही सेनापति जयसिंह पर संदेह कर उसे विष देकर मरवा दिया। बाद में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से 1668 में शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच दूसरी संधि हुई। इस संधि के तहत औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा के रूप में मान्यता दी। उनके पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई और शिवाजी महाराज को पुणे, चाकन और सूपा के क्षेत्र वापस कर दिए गए। हालांकि सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे महत्वपूर्ण किले मुगलों के पास ही रहे, लेकिन शिवाजी महाराज यहीं नहीं रुके। 1670 में उन्होंने एक बार फिर सूरत पर आक्रमण किया और इस बार भी अपार धन संपत्ति प्राप्त की। लौटते समय उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास पराजित कर अपनी सैन्य शक्ति का पुनः प्रदर्शन किया। ये घटनाक्रम शिवाजी महाराज की अदम्य इच्छा शक्ति, रणनीतिक कुशलता और स्वतंत्रता के प्रति उनके अटूट संकल्प का जीवंत प्रमाण है। सन 1674 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन सभी क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, जिन्हें पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को सौंपना पड़ा था। पश्चिमी महाराष्ट्र में एक सशक्त और स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने अपने राज्याभिषेक का निर्णय लिया। हालांकि उस समय महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों ने ये कहकर उनके राज्याभिषेक से इनकार कर दिया कि वे क्षत्रिय कुल से नहीं हैं। इस समस्या के समाधान के लिए शिवाजी महाराज के विश्वसनीय सहयोगी बालाजी जी ने काशी से प्रसिद्ध विद्वान पंडित गागा भट्ट को आमंत्रित किया। उनके मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक समारोह में विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों और विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिससे इसकी भव्यता और महत्व और भी बढ़ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस राज्याभिषेक के मात्र 12 दिन बाद ही उनकी माता जिजाबाई का निधन हो गया। इसके कारण 4 अक्टूबर 1674 को शिवाजी महाराज ने पुनः राज्याभिषेक कर छत्रपति की उपाधि धारण की। इन दोनों भव्य समारोहों में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस अवसर पर हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया, एक ऐसा स्वराज्य जो जनता के हित, धर्म और न्याय पर आधारित था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यह दक्षिण भारत का पहला शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। स्वतंत्र शासक के रूप में शिवाजी महाराज ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, जो उनकी संप्रभुता का प्रतीक थे। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने के लिए अपने 2 प्रमुख सेनानायकों को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा, लेकिन वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय इतिहास में स्वराज, साहस और आत्मसम्मान का एक अमिट उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का पावन दिवस माना जाता है। इस ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू साम्राज्य दिवसोत्सव के रूप में मनाता है, जो उनके प्रमुख वार्षिक उत्सवों में से एक है।
सन 1677 से 78 में शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य विस्तार का ध्यान दक्षिण भारत की ओर केंद्रित किया। उन्होंने कोंकण से लेकर तुंगभद्रा नदी के पश्चिमी क्षेत्रों बेलगाम, धारवाड़, मैसूर, वेल्लोर, त्रिचूर और जिंजी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार उनका साम्राज्य दक्षिण में भी सशक्त रूप से फैल गया। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर विभिन्न मत है, लेकिन यह निश्चित है कि उनके जाने से मराठा साम्राज्य को एक बड़ी क्षति हुई। उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज ने राजगद्दी संभाली। उनकी दूसरी पत्नी से राजाराम नामक एक और पुत्र था, लेकिन उस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। इसलिए मराठों ने संभाजी को अपना राजा स्वीकार किया। शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब ने पूरे भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से दक्षिण भारत की ओर विशाल सेना के साथ अभियान शुरू किया। उसने आदिल शाही और कुतुब शाही जैसे शक्तिशाली राज्यों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने लगभग 9 वर्षों तक मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। इसी दौरान औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे संभाजी महाराज ने शरण दी। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर और भी आक्रामक तरीके से आक्रमण किया। अंततः 1689 में विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया और उन्हें अत्यंत क्रूरता के साथ मार दिया गया। अपने प्रिय राजा के साथ हुई इस अमानवीय घटना से पूरा मराठा स्वराज्य क्रोध से भर उठा। इसके बाद राजाराम महाराज के नेतृत्व में मराठों ने संघर्ष जारी रखा। 1700 में राजाराम महाराज का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासन संभाला। मराठों ने लगातार 25 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष किया। अंततः औरंगजेब, जो शिवाजी महाराज के स्वराज्य को समाप्त करना चाहता था, उसी भूमि में आकर थक गया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा इतिहास शिवाजी महाराज के स्वराज्य की शक्ति, उनके आदर्शों और मराठों की अदम्य वीरता का अमर प्रमाण है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल, दूरदर्शी और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। यद्यपि उन्हें बचपन में पारंपरिक शिक्षा अधिक नहीं मिली, फिर भी वे भारतीय इतिहास, राजनीति और कूटनीति के गहरे ज्ञाता थे। उन्होंने कौटिल्य और शुक्राचार्य जैसे महान विचारकों को अपना आदर्श माना और समय समय पर उनकी नीतियों का उपयोग किया। शिवाजी महाराज का शासन मजबूत और केंद्रीकृत था, जहां अंतिम निर्णय राजा के हाथ में होता था। फिर भी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इस परिषद के प्रमुख पद इस प्रकार थे: पेशवा मंत्रियों का प्रधान, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिमात्य वित्त और राजस्व का प्रभारी मंत्री, राजा की व्यक्तिगत गतिविधियों और दैनंदिनी का ध्यान रखने वाला सचिव, शाही दस्तावेज, मुहर और संधि पत्रों का कार्यसुमंत, अविदेश नीति और कूटनीति का प्रमुख सेनापति, सेना का प्रधान पंडितराव, दान और धार्मिक कार्यों का प्रभारी न्यायाधीश, न्यायिक मामलों का प्रमुख। शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख प्रांतपति, सूबेदार होता था, जिसके अधीन भी एक प्रशासनिक परिषद कार्य करती थी। कुछ क्षेत्रों को केवल करदाता के रूप में रखा गया था, जहां आंतरिक प्रशासन स्थानीय स्तर पर ही चलता था। न्याय व्यवस्था प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित थी, जिसमें धर्मशास्त्रों और नीति ग्रंथों के अनुसार निर्णय दिए जाते थे। गांव स्तर पर पटेल फौजदारी मामलों की जांच करते थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था, लेकिन इसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी भी महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत थे। चौथ, पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, सरदेशमुखी, मराठा प्रमुख के रूप में वसूला जाने वाला कर। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने एक संगठित, न्यायपूर्ण और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की,
जो उनके साम्राज्य की मजबूती का आधार बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी एक अष्टकोणीय मुहर थी, जिसका उपयोग वे अपने आधिकारिक पत्रों, आदेशों और सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों ऐतिहासिक पत्र आज भी उपलब्ध हैं, जिन पर यह राजमुद्रा अंकित है। ऐसा माना जाता है कि यह राजमुद्रा उन्हें उनके पिता शाहजी राजे भोसले ने उस समय प्रदान की थी, जब उन्होंने जिजाबाई और युवा शिवाजी को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। इस राजमुद्रा का सबसे पुराना प्रमाण 1639 के एक पत्र में मिलता है। इस राजमुद्रा पर अंकित संस्कृत वाक्य इस प्रकार है: प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाह सुनोह शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थ: जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे विश्व में वंदनीय बन जाता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिवाजी की ये राजमुद्रा भी निरंतर बढ़ती हुई समस्त जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। ये राजमुद्रा केवल एक मुहर नहीं थी, बल्कि शिवाजी महाराज के आत्मविश्वास, दूरदर्शिता और स्वराज्य के विस्तार के संकल्प का प्रतीक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्मनिष्ठ हिंदू शासक होने के साथ साथ अत्यंत धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके शासन में सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्होंने न केवल हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, बल्कि कई मस्जिदों के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान किया। मुस्लिम संतों, सूफियों और फकीरों को भी उतना ही आदर मिला जितना हिंदू पंडितों को। उनकी सेना में विभिन्न धर्मों के सैनिक शामिल थे, जो उनकी समावेशी सोच को दर्शाता है। शिवाजी महाराज ने हिंदू संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बढ़ावा दिया। शिक्षा, धर्म और नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वे अपने महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की शुरुआत अक्सर दशहरा जैसे शुभ अवसर पर करते थे। शिवाजी महाराज का चरित्र महान आदर्शों से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने पिता शाहजी राजे से स्वराज्य का महत्व सीखा। जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को बंदी बना लिया, तब शिवाजी महाराज ने एक आदर्श पुत्र की तरह कूटनीति का सहारा लेकर उन्हें मुक्त कराया। ये उनके उदार और कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दर्शाता है। उन्होंने कभी सत्ता के लिए अपने पिता के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, जैसा कि उस समय कई शासक किया करते थे। शाहजी राजे के निधन के बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, जबकि वे पहले से ही एक शक्तिशाली शासक बन चुके थे। उनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि उनके शासनकाल में कोई बड़ा आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। कई अवसरों पर उन्होंने युद्ध के बजाय बुद्धिमत्ता और रणनीति से अपने शत्रुओं को पराजित किया। उनकी प्रसिद्ध युद्ध नीति, गनीमी कावा, छापामार युद्ध, आज भी उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें वे अचानक आक्रमण कर दुश्मन को चौंका देते थे। प्रेरणादायक पंक्तियां। प्रेरणादायक पंक्तियां। शिवाजी महाराज के गौरव में कही गई ये पंक्तियां आज भी लोगों के हृदय में जोश भर देती हैं। शिवरायांचे 8वावे स्वरूप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, भूमंडी। ये पंक्तियां उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, पराक्रम और प्रेरणादायक जीवन की अमर गाथा को दर्शाती है।